जय गुरु जय। जी, साथ संगत जी। हम लोग गुरु जी के साथ 2007 में जुड़े। गुरु जी की महासमाधि के आई गेस 20 डेज के बाद हम फर्स्ट टाइम गए गुरु जी की मंदिर में। एक्चुअली हम, मैं और मेरा ब्रदर नहीं गए थे, मेरे पेरेंट्स गए थे पहले। जो हमारे फैमिली रिलेटिव्स ने पापा को बताया, हमारे घर में बहुत डिस्प्यूट चल रहा था। तो वो कहते कि एक बार तुम गुरु जी के मंदिर में जाके आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो पापा मम्मा को पहले डाउट हुआ कि पता नहीं कौन सी जगह पे हमें लेके जा रहे हैं, तो हम बच्चों को एकदम से नहीं लेके जाएंगे, पहले हम जाके खुद से देखेंगे कि वो जगह है, हम बच्चों को लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते। तो पहले मम्मा पापा गए, फिर उनको ठीक लगा कि हाँ अच्छी जगह है, गुरबानी चलती है, तो हम लेके जा सकते हैं बच्चों को। फिर उन्होंने मेरे को और मेरे ब्रदर को लेके जाना शुरू किया 2007 में। जब हम लोग जाते थे उस टाइम पे थर्सडे को वहां समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद मिलता था। मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैं तो सिर्फ समोसा और जलेबी के चक्कर में जाती थी कि थर्सडे की थर्सडे प्रसाद मिलेगा तो चलो। मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी क्या करते हैं क्या नहीं करते। वहाँ जो गुरुजी का जलंधर मंदिर है, अंदर मेन मंदिर है, बाहर एक्वेरियम है गुरुजी का, वहां पड़ा हुआ है। उसके पहले खा पी लेना अंदर, फिर उसके पास बैठ के अपने फ्रेंड जो बने थे उनके साथ बातें करने लग जाना। फिर धीरे धीरे सोचा कि हम 1-1.5 घंटा यहाँ आके बैठते हैं, क्यों? अपना पढ़ाई से भी तुम टाइम निकाल के आ रहे हो, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो जगह पे, तो यू शुड नो कि वहां पे चीज क्या है। तो उस टाइम पे हमें बोला गया था कि तुम गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, उनको बताओ क्या चीज है तुम्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो पहले हम अपने पेरेंट्स को बताते थे, मम्मा पापा को, कि हमें ये चीजें चाहिए ला के दो। धीरे धीरे जब गुरुजी के साथ थोड़ी कनेक्टिविटी शुरू हुई, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बिल्कुल बाईपास कर दिया। फिर सीधा गुरुजी को ही बताना शुरू करा, गुरुजी ऐसे ऐसे। पहले तो मांगती थी गुरुजी, मुझे स्पोर्ट्स में काफी मेरा इंटरेस्ट था, तो गुरुजी को बोलती थी कि मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक बारी परफॉर्म करवा दो। पूरे स्कूल में से आई वॉज द ओनली वन हु गॉट सिलेक्टेड फॉर नेशनल्स गुरुजी से जुड़ने के बाद। गुरुजी ने वाराणसी भेजा मुझे नेशनल्स के लिए। गुरुजी को बोला बास्केटबॉल खेलना है, गुरुजी ने वो भी खिलवाया। सब कुछ जो भी मुझे चाहिए था गुरुजी को सिर्फ बता, एक बार बात कर लो उनके साथ, वो 2 मिनट में बात मान जाते थे। तो मुझे लगा था कि शायद वो इसलिए मान जाते कि हम संगत बनने लग जाए उनकी। जोक्स अपार्ट की, मतलब उनके साथ ऐसे ही था कि फ्रेंड्स वाला मैंने रिलेशन शुरू कर लिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मम्मा पापा भाई बहन किसी से कोई लेना देना नहीं, सारे के सारे रिश्ते गुरुजी के साथ। जब मेरा बहुत ज्यादा कनेक्शन बन गया, तो +2 का मेरा रिजल्ट आ गया था, मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला कि आप एडमिशन ले लो कहीं पे। तब गुरुजी के ऊपर ना मुझे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट अभी भी है, तब ज्यादा था उस टाइम पे। तो मैं सबको यही बोलती थी कि तुम मुझे पूछना किसी ने कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने कहना कि ऐश कर रही हूँ। जैसे गुरुजी सुना था गुरुजी का कि गुरुजी कहते थे जा ऐश कर, मैंने सबको यही बोलना कि मैं तो ऐश कर रही हूँ। तो मुझे सबने कहना ठीक है। तो मुझे एक मेरी फ्रेंड का फिर फोन आया 1 मंथ के बाद, फिर दीपाली तू किसी चीज में एडमिशन ले ले, एटलीस्ट अपना एडमिशन करा के रख ले, टोकन अमाउंट दिया मत जा अभी। मैंने कहा तुम लो लाइनों में लग के एडमिशन, गुरुजी बैठे हैं, मुझे कुछ ना कहीं ना कहीं तो सेटल कर ही देंगे, ड्रॉप नहीं कराते मुझे। धीरे धीरे टाइम निकला, मैंने नीट नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पास हो रहा था, तो मुझे टेंशन होने लग गई। दिस इज नॉट वट वी कॉल ऐश, सो जाओ उठ जाओ खा लो। मेरे को डाउट हो गया कि मैं सबको तो बोलती फिरती हूँ कि मैं ऐश कर रही हूँ, लेकिन इसे हम ऐश करना थोड़ी बोलते हैं। ये तो डिफरेंट वे में ऐश है कि तुम्हारा कुछ बनना भी नहीं और तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो क्या हुआ कि फर्स्ट संडे आ गया, गुरु जी हमने डुगरी जाना था माथा टेकने। हम डुगरी गए, डुगरी से गुरु जी का फोटो, वहां से गुरु जी का स्वरूप मिला हमें। जब हम वापस आ रहे थे, वहां पूरा टाइम मेरे दिमाग में था कि मैं ऐश तो नहीं कर रही, गुरु जी बताओ कि मैं कर क्या रही हूँ। वापस आते हुए लुधियाना में एक संगत है, आंटी अनीता आंटी हैं, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा कंपेल करा पापा को कि आप घर पे आओ, मंदिर बनाया है वहां हमने गुरु जी का, माथा टेको चाय प्रसाद लेके चले जाना। पापा मान नहीं रहे थे, बट समहाउ शी कन्विंस्ड पापा। तो पापा भी और हमने ले गए वहां से, वहां पे ले गए तो हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ड्राइंग रूम और डाइनिंग के बीच में एक कर्टन लगा हुआ था। एकदम से आंटी उठे, मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि मैं कर क्या रही हूँ, ऐश तो मैं कर नहीं रही। जैसे ही आंटी उठे, उन्होंने एकदम से पर्दा साइड पे किया, सामने गुरुजी की फोटो पड़ी थी और लिखा था जा ऐश कर। तो गुरुजी ने खुद से ही मुझे आंसर दे दिया कि तू ऐश ही कर रही है, टेंशन ना ले। जब हम वहां माथा टेक के घर वापस आए, मैंने ड्राइंग रूम में गुरुजी की वो फोटो लगा दी। वेरी नेक्स्ट डे उसी फोटो की लाइन में अमृत वर्षा शुरू हो गई। और जैसी अमृत वर्षा शुरू हुई, उसके 1-2 दिन के बाद ही बाबा फरीद ने अनाउंस कर दिया कि उनकी एमबीबीएस की सीट्स नहीं फिल हो रही, वो बीडीएस का स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट लेंगे। वो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि कोई स्पेशल बीडीएस के लिए एंट्रेंस टेस्ट किसी ने लिया हो या कुछ भी था। तो वो स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट उन्होंने बोल दिया कि वो लेंगे।
तो मेरा टेस्ट हुआ, तब तक अमृत वर्षा निकल रही थी। जब मेरी एडमिशन हो गई वहां पे, तो वहां जैसे मैं गई तो मम्मा का मुझे फोन आ गया, दीपाली अमृत वर्षा बंद, तेरे को सिर्फ भेजने के लिए वो आए थे, तेरे को डाउट था कि तू क्या कर रही है, तो तेरे को आराम से ऐश कराते हुए तेरे को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा के चले गए। तो जब हम अपनी एडमिशन के लिए, मैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए गई थी, तो वहां पे हम लोग पूरे प्रिपेयर्ड थे कि ज्ञान सागर कॉलेज है, चंडीगढ़ रोड, चंडीगढ़ पटियाला में बेसिकली है, चंडीगढ़ के पास पड़ता है वो जगह। तो हम लोग, मैंने पापा को भी कन्विंस कर लिया था कि पापा मैं वहीं पे एडमिशन लूंगी और मैं कहीं एडमिशन नहीं लूंगी। मुझे था कि चंडीगढ़ भी घूमने को मिल जाएगा तो वहीं मैं रहूंगी। तो पापा ने भी वहां के रजिस्ट्रार से बात कर ली, वो कहते नो इशू, हम करा देंगे आपकी एडमिशन वहां पे। तो जैसे ही मैं उठने लगी थी अपनी टर्न के लिए, तभी पापा को फोन आ गया डॉक्टर नाथ का, भोजिया डेंटल कॉलेज के जो डीन थे उनका। कहते हैं गुड़िया ने एडमिशन ले ली। पापा कहते अभी जा रही है बस। वो कहते कौन कौन से कॉलेजेस खाली पड़ी हुई हैं सीट्स। तो पापा ने 3-4 का नाम लिया। ज्ञान सागर उन्होंने पहले पापा के बोलते ही मना कर दिया, वहां नहीं भेजना। तो पापा ने मुझे मना किया। मैंने कहा पापा हम तो पूरा मन बना के आए हैं, आप ऐसे क्यों मना कर रहे हो। पापा कहते मेरे को उन्होंने बोल दिया है, ज्ञान सागर तो बिल्कुल ही तो निकाल ही दे, वहां नहीं भेज रहा। उनका जब जेनेसिस का नाम लिया फिरोजपुर, तो उन्होंने कहा हाँ यहीं पे भेज दो। पहले तो मैंने बहुत मुश्किल से डिसाइड किया वहां जाने का, क्योंकि फिरोजपुर सिर्फ एटलस में सुना हुआ था, बॉर्डर एरिया है, कुछ नो डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था वहां पे। तो मैं वहां चली गई, मतलब गुस्सा थी पापा से, सबसे, इनफैक्ट गुरुजी से भी थी कि आपने ऑन द स्पॉट मेरा प्लान चेंज कर दिया। लेकिन वो आंसर मुझे 3 इयर्स के बाद मिला। थ्री विद इन आई गेस 2 साल के बाद ज्ञान सागर बंद हो गया। वहां के जितने भी बच्चे थे उनको इतना ज्यादा सफर करना पड़ा। एंड मोर ओवर जो मेरे रैंक के बच्चे थे वो सारे के सारे जेनेसिस में आए, जो मेरा कॉलेज था। कि गुरुजी ने मुझे उस ट्रॉमा से पहले ही बाईपास करके आराम से मुझे कॉलेज में बिठा दिया। जो बच्चे बाद में आए थे, एक उनको मेंटली बहुत टॉर्चर थे, फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा बर्डन उनके पेरेंट्स पे पड़ गया था कि उनको 2-2 बार कईयों को फीस देनी पड़ी। तो गुरुजी का जो भी डिसीजन होता है, हमें उस टाइम पे तो लगता है कि कुछ ना कुछ इशू है, कि हम सेटिस्फाइड नहीं है। हम लोग हमेशा प्रेजेंट में जीना देख सोचते हैं कि अभी हमारा अच्छा हो। लेकिन गुरुजी एक सुप्रीम पावर है, वो आपका हमेशा फ्यूचर सोच के डिसीजन देते हैं। उनको भी पता है कि आपको अभी प्रॉब्लम होगी, आप अभी गुस्से में होगी, लेकिन जो आपका जो लॉन्ग वे टू गो जैसे होता है ना, दूर का वो देख के डिसाइड करते हैं कि आपको आगे जाके इशू ना हो। तो इसलिए हमें कभी भी उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, नेवर एवर। मैंने कई संगत ऐसे देखी है जो थोड़ा सा उनके साथ गलत होता है, वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाते हैं कि नहीं गुरुजी ने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो हमें वो चीज तो बिल्कुल भी सोचनी नहीं चाहिए। अगर आपने गुरुजी को माना है तो बिल्कुल सरेंडर कर दो, उन पे बिल्कुल छोड़ दो कि जो आप कर रहे हो वो भी अच्छा है, नहीं कर रहे हो हमारे लिए मे बी ज्यादा अच्छा हो। तो हमेशा एक्सेप्टेंस, अगर गुरुजी को मानते हो तो एक्सेप्टेंस वर्ड अपने अंदर रखो कि प्लीज गुरुजी, मतलब उन पे डाउट ना करो। मैं खुद बीइंग अ ह्यूमन, मैं भी डाउट करती थी, करती हूँ बीच में कई बारी। लेकिन वो मेरे दिमाग में आ जाता है कि नहीं, जो हो रहा होगा अच्छा ही कर रहे होंगे तुम्हारे लिए। कष्ट का, बहुत ज्यादा कष्ट आनी हो कोई चीज हमारे ऊपर, वो थोड़े में खत्म कर रहे हो क्या पता, हमें हमें नहीं पता, वो सिर्फ उनको पता है। एक मैं सत्संग अपना बताती हूँ। हम लोग भोजिया डेंटल कॉलेज गए गुरु जी के सत्संग पे। तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, मेरे मम्मा के साथ कन्वर्सेशन हो रही थी उनकी। तो वो मम्मा ने, उन्होंने पूछा कि आपकी डॉटर क्या करती है। मम्मा ने बोला कि बीडीएस कर रही है फिरोजपुर से। वो कहते हैं कि वो इतना गुरुजी को मानती है तो इधर से क्यों नहीं करवा रहे आप। तो मम्मा ने आगे से एकदम से रिप्लाई करा, कहते हैं अगर वहां नहीं जाती तो गुरुजी की संगत कैसे बढ़ती, इसलिए वहां चली गई वो। तो मैं भी सोचूं कि मम्मा ने पता नहीं क्या चीज बोल दी, वो समाव वो चीज निकल गई। जब मैंने जेनेसिस में एडमिशन ली, यहाँ पे क्या एक इशू चल रहा था। मेरी तो गवर्नमेंट कोटा के थ्रू सीट थी, जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बच्चे आए थे, उनका कॉलेज का और एक यूनिवर्सिटी का डिस्प्यूट चल रहा था कि उनको सीट्स मिलनी है कि नहीं मिलनी। एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर हैविंग मैनेजमेंट कोटा। तो क्या हुआ कि 1 साल तो चलते रहे, जैसे ही एग्जाम्स आए उन्होंने उनकी सीट्स कैंसिल कर दी। मेरे अंदर ऐसे था कि मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स चले जाएंगे गुरुजी, कि गलत चीज हो गई मेरे साथ, बहुत ज्यादा मुश्किल। मैं नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं छोड़ सकती उनको ऐसे। तो मेरी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, मैं उसके फेयरवेल, जैसे मेरे एग्जाम्स थे तो मैं उसको अपने रूम में ले गई। गुरुजी का मंदिर बना हुआ था, उसमें गुरुजी की वॉच, गुरुजी की फोटो, पेन सब कुछ रखा था मैंने कहा मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीजें हैं, इनमें से जो तूने लेना है ले जा। बट उसमें से एक फोटो थी, वो मैं नहीं चाहती थी कि वो उसको पकड़े। मेरी फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट वो स्वरूप था गुरुजी का। उसने उसको ही कहा कि मुझे यही चाहिए।
तो मैंने बोला हुआ था जो तेरे को मन करता है, एक फेयरवेल गिफ्ट था। उसने वो फोटो अपने साथ ले ली, और उसके साथ मेरे जितने भी अच्छे फ्रेंड्स थे, गुरुजी ने सबकी एडमिशन भोजिया डेंटल कॉलेज, गुरुजी जहाँ मंदिर है, सबकी एडमिशन वहां करा दी। उस दिन मुझे आंसर मिला कि मेरे मम्मा ने जो कहा था कि ये वहां संगत बढ़ाने गुरुजी ने भेजा होगा इसे, तो वो सारे के सारे बच्चों का कल, हमें नहीं पता होता, गुरुजी मीडिएटर बनाते हैं, कि वहां सारी की सारी मेरे फ्रेंड्स चले गए। और गुरुजी ऐसे थे कि अगर गुरुजी नहीं, मतलब अगर हमारे बीच में कनेक्शन नहीं होता, अगर हम संगत नहीं बनते ऐसे, क्योंकि वो कॉलेज में चले गए थे, वहां तो उनको गुरुजी का मंदिर भी था, उनको गुरुजी मतलब जुड़ गए वो अच्छे से गुरुजी के साथ। तो एनुअल सत्संग जब भी गुरुजी का होता था, मैं हमेशा बद्दी जाती थी। और गुरुजी ने एज फ्रेंड्स नहीं, उनको एज संगत बना दिया कि अच्छे, क्योंकि गुरुजी अपने आप चूज करते हैं जो उन्होंने आपकी लाइफ में पीपल रखने हैं, वो भी अच्छी तरह रखेंगे। जो उनको नहीं अच्छा लगता आपके साथ कि ये लोग नहीं अच्छे, वो अपने आप बाहर निकाल देते हैं। तो वो मेरी एक ऐसी फ्रेंड है कि उसको तो गुरुजी ने, अब हम अगर 2 घंटे बात करते हैं फोन पे, तो 2 घंटे में से 1.5 पौने 2 घंटे हम सिर्फ सत्संग करते हैं, 15 मिनट इधर उधर की बात कर लेते होंगे। कि गुरुजी ने मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी खुद चूज करके रखे हैं, कि गुरुजी ने अपने आप वो लोग ले गए वहां पे। तो वहां जब मैं सत्संग पे गई ना, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कहते तू की करन आई आ। मैं कहा गुरुजी का सत्संग अटेंड करन आई आ, मेरे गुरुजी का सत्संग। कहते तेरे नहीं, साडे भी हो गए हैं। तो मुझे इतना अच्छा अंदर से लगा कि गुरुजी ने अपने आप उनको चूज किया, कि संगत बनाया उनको वहां पे। और जो मेरी गुरुजी का स्वरूप लेके मेरी फ्रेंड गई थी ना, वो मुझे अभी भी कहती है, जब भी शब्द लगता है, जे तू ना फरदा साडी बां असा रोल जाना सी, कहते दीपाली अगर मैं वो फोटो ना लेके आती ना, मतलब जो भी मेरा गुरुजी ने कल्याण किया है सब कुछ, वो जो स्वरूप मेरे आया मेरी लाइफ में, उसकी वजह से सारा का सारा कल्याण हो गया। अगर ना आता तो मुझे नहीं पता कि मेरी सीट भी चली गई, 1 साल ड्रॉप भी हो गया, कि मैं क्या करती। तो मैंने बोला कोई ना, गुरुजी हैं, टेंशन ना लो। मेरे कॉलेज में तो एक ऐसा एनवायरनमेंट गुरुजी ने बना दिया था कि मुझे कभी भी कोई टेंशन होती थी, मैं भूल जाती थी कई बार कि मतलब गुरुजी का मैं बिल्कुल ही भूल जाती थी कि गुरुजी है। तो कोई ना कोई मेरी फ्रेंड या कोई आके मुझे बोलता था, तू क्यों टेंशन ले रही है, गुरुजी बैठे है ना। तो मेरे को इतना अच्छा लगता था कि गुरुजी ने खुद से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करवा दिया मेरे सराउंडिंग में, कि मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी, कि वो अपने आप ही पॉजिटिविटी सब लेके आते हैं। ऐसे ही जब मैंने फर्स्ट ईयर एडमिशन होगी कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में हमारे फाइनल एग्जाम्स थे। तो एक सब्जेक्ट था एनाटमी का। वो मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम लोग ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली उस सब्जेक्ट की। तो मैंने कहा यार नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो भी हमारी डिस्टिंक्शन तो पक्की है, तू टेंशन ना ले। कहती नहीं, मेरी फ्रेंड कहती कि रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा चल ठीक है। तो जब हम रिवीजन करने बैठे, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। तो मुझे टेंशन बढ़ गई। तो उसने मुझे बोला, कहती दीपाली जल्दी गुरु जी का जोत जगा दे। मैंने कहा अच्छा। कहती हाँ प्रसाद देना, फिर दिमाग चलेगा हमारा। मैंने कहा ठीक है। मैंने गुरु जी की जोत जगाई, और साथ में मेरे फेसबुक पे ना मेरी एक सीनियर ने पोस्ट डाली। उसमें ऐसे लिखा हुआ था, मैं हिंदी ट्रांसलेशन बताती हूँ, ऐसे कुछ था कि भगवान ने तुम्हारी सुन ली है, तुम अपना कर्म करो, बाकी वो देखेगा। मैंने फ्रेंड को बोला, जा यार जाके सो जा, हम तो पास है कल के पेपर में, बिल्कुल टेंशन ना ले। तो जब अगले दिन हम एग्जाम सेंटर में गए, वहां जाके बैठते, क्वेश्चन पेपर आया हाथ में, और सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बाबा फरीद जो यूनिवर्सिटी है, उसकी हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट एग्जाम आया था, और एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था किसी को भी। और मैं देखूं एग्जाम क्वेश्चन पेपर को, और मैं हंसूं, मैं तो मैं गुस्सा हंसूं, क्या मुझे गुस्सा आ रहा था, गुरुजी कल तो बड़ा बोल रहे थे मैं देख लूंगा, अब क्या हुआ आपको, ये कौन सा पेपर आपने दिलवा दिया है, ये तो देखने वाला है ही नहीं, क्या करें। तो कुछ ना कुछ मुझे नहीं पता, वहां पे लिखा हुआ था कि बिल्कुल भी तुम कटिंग नहीं कर सकते। मेरा आई गेस 2 या 3 स्टार्टिंग वाली शीट्स तो बिल्कुल ही कटिंग से भरी हुई थी, समझ ही नहीं लग रहा था क्या लिखे, कुछ भी लिख रहे थे, फिर कट करके दोबारा लिखती थी मैं। तो मैं वो एग्जाम दे के वापस आ गई, बट मैं बहुत रो रही थी कि गई सप्ली तो पक्की है। तो हमारे सीनियर्स कहते हैं टेंशन ना लो, अगले पेपर की तैयारी कर लो, बैक बचा लो, सप्ली तो है ही 100% श्योर, सप्ली लग जाएगी, कुछ लिख के ही नहीं आए तो क्या ही हमारे नंबर आने हैं। तो जब रिजल्ट आ गया उस एग्जाम सबका, तो सब में पास थे, तो खुश थे सब में पास है। लेकिन जब 1.5 और 2 मंथ्स के बाद जब डीएमसी आई ना, तो मेरे पास अभी आई नहीं थी डीएमसी। मेरे सीनियर का मुझे कॉल आता है, वो कहते दीपाली तेरे पास कुछ खाने के लिए है। मैंने कहा मैंने कहा नहीं, मैंने मना कर दिया पहले। तो मैंने कहा अम्मी आएगी तो सामान सारा तो खा जाते थे हॉस्टल में, खुद के लिए रखना था मुझे। कहते गुड न्यूज है तेरे लिए, बता है। मैं क्या, हाँ बहुत कुछ है, आ जा, जो जो सामान चाहिए सब दे दूंगी तेरे को। वो कहती नहीं, तू सामान लेके मेरे रूम में आ जा। और वो वहां बैठ के टॉपर्स की लिस्ट बना रही थी। और जिस सब्जेक्ट में गुरुजी ने वो मुझे मैसेज दिखाया था, उस सब्जेक्ट में मेरे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे। और लिटरली आई वाज शिवरिंग एट दैट टाइम। और मेरे खुद के जो अच्छे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझसे कितनी देर तक बात करना बंद कर दिया कि तू झूठ बोलती है, तू एक्स्ट्रा लिख के आई थी। और मैंने सबको बोला कि तुम भी मंत्र जाप शुरू कर दो,
कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं लेके आई थी, बल्कि मैं खराब करके आई थी अपना एग्जाम। सिर्फ एक ही पावर है जो ये सब कर सकती है, वो गुरुजी है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो मेरा एग्जाम अच्छा क्लियर हो गया। तो जब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट्स आए थे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हम लोग को ना, जब एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे प्राइजेस मिलते हैं ना, उसमें ऐसे था कि सिर्फ फर्स्ट सेकंड जो थर्ड जो पोजीशन में आएगा उसको ही प्राइज मिलेगा। तो मेरी फिफ्थ या सिक्स पोजीशन थी उस टाइम पे। और 2 और 3 डेज बिफोर आर एनुअल मीट हमें पता लगा कि वाइस चांसलर ने आना है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो मेरे ऐसे मन में हुआ कि मेरा तो प्राइज नहीं है। तो मेरा बड़ा मन था पोडियम पे जाके वाइस चांसलर के साथ फोटो खिंचवाने का, डिफरेंट ही लेवल का एक्साइटमेंट होती है। तो मेरे अंदर ही अंदर की बात रह गई। तो निकल गया टाइम, जिस दिन सबकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट निकल गई, किस किस को प्राइज मिलने, सब आ गई लिस्ट, सब लोग रेडी, अपने कपड़े वगैरह सब रेडी रेडी कर रहे थे। जिस दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, उस दिन सुबह 8:30 मुझे कॉल आता है, जो हेड थे वहां उनका, कहते थे पाली आपका प्राइज है। मैंने कहा मैम नहीं, मेरा प्राइस तो है ही नहीं, मेरा प्राइस कैसे हो गया। कहते नहीं आपका प्राइस है। मैंने कहा मैम एक बार चेक कर लो, मेरा तो एकेडमिक में मैं फिफ्थ आई थी, पहले 3 पोजीशंस को ही सिर्फ प्राइज मिलना था। कहते नहीं आपका बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का प्राइस है। वो कभी उन्होंने जिंदगी में किसी को दिया ही नहीं होगा बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का प्राइस। मैं उस दिन इतनी खुश कि गुरुजी ऑन द स्पॉट 1 1.5 घंटे पहले तुम मुझे फोन करके मुझे जो मैं चीज चाहती थी तुम वहीं पे लाके मुझे प्राइज दिलवा रहे हो, इससे ऊपर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो मैं जैसे रूम में कि मैंने जब मैम को मिलके आई, प्रॉपर मैम से बात करी, तो मैंने जाते ही सारी गुरुजी के ऐसे स्वरूप पकड़ा, मैंने उनको केस करी, मैं गुरुजी थैंक यू सो मच, और कोई ऐसे कुछ कर ही नहीं सकता। फिर सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर में मेरे इतने अच्छा स्कोर नहीं मैंने किया, तो सेकेंड ईयर में एनुअल मीट ही कैंसिल हो गई समहाउ। थर्ड ईयर में जब एनुअल मीट होनी थी, उस टाइम पे ऐसे था कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन वालों को प्राइज मिलता था और किसी को नहीं मिलता था। तो उसमें क्या हुआ, थर्ड वाला हटा दिया गुरुजी ने, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन वालों को प्राइज मिलेगा, प्लस जो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट सेकंड टॉपर्स है उनको मिलेगा। और मेरा उसमें भी एक सब्जेक्ट में सेकंड में टॉप किया हुआ था, गुरुजी ने उसमें भी प्राइज दिलवा दिया। और फाइनल ईयर में गुरुजी ने क्या किया कि फर्स्ट सेकंड फिर से उन्होंने सब्जेक्ट टॉपर्स हटवा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को प्राइज मिलेगा, और मेरा थर्ड आई थी मैं उसमें। क्योंकि मैं थर्ड ईयर में गुरुजी को बोलूं, गुरुजी जो भी टीचर आता है वो यही बोल के चले जाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन है, तो फोर्थ फिफ्थ का तो कोई सोचता भी नहीं है, ये तो गलत चीज होगी ना। तो गुरुजी ने फाइनल ईयर में मुझे थर्ड पोजीशन पे गुरुजी मुझे ले आए, और उसमें फर्स्ट सेकंड जो सब्जेक्ट टॉपर्स थे उनको भी गुरुजी ने बाहर कर दिया। तो सब लोग मुझसे इतना जेलस फील होने लग गए थे ना कि पक्का कोई तो बात है कि किसी ना किसी तरीके गुरुजी तेरा प्राइज निकलवा ही देते हैं। उस दिन मैंने रियलाइज करा कि अगर मैं गुरुजी को पहले बार में मांग लेती उनसे कि मुझे चाहिए, मुझे दिलवा दो प्राइज, क्या पता वो पहली बार दिलवाते फिर नहीं दिलवाते। तो मैंने उनको सिर्फ अपनी मन की इच्छा बोली कि गुरुजी आप आप देख लो क्या करना है, मेरा मन कर रहा है लेने का। तो गुरुजी ने फ्यूचर देखे अपने आप मुझे 4 साल में इस तरीके उन्होंने ऑर्गेनाइज सब कुछ अपने आप शेड्यूल सब कुछ करा कि मुझे हर साल मैं पोडियम पे चढ़ी और वाइस चांसलर से प्राइज लेके नीचे उतरी। कभी भी गुरुजी ने मुझे लेट डाउन फील नहीं होने दिया कि मेरे मन में कोई बात आई हो और उन्होंने ना पूरी की हो। ऐसे हुआ जब फाइनल ईयर के एग्जाम, संगत जी मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तो मेरे ऑलमोस्ट सब सत्संग पढ़ाई से रिलेटेड थे 5 साल में जो मेरे साथ हुए, क्योंकि +2 तक तो ठीक है जुड़े थे गुरुजी के साथ, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ उसके बाद जैसे शुरू किया तो हमने भी नोटिस करना शुरू किया कि मतलब है गुरुजी सब कुछ अपने आप ही करा रहे थे। तो जब फाइनल ईयर का मेरी पहले मेरा कुछ रोल नंबर में इशू हो गया तो गुरुजी ने वो भी निकलवा दिया, कहते कोई निकल गया कि हो जाएगा तुम्हारा पूरा। तो जब मेरा रोल नंबर आया, तो जब हम लोग फाइनल ईयर मतलब जब भी हम लोग ऐसे वाइवाज वगैरह देते हैं तो हमेशा तुम्हारी परफॉर्मेंस तुम्हारे साथ जो जाता है उसके परफॉर्मेंस के साथ मैटर करती है। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे बाद जो लड़की थी शी वॉज नॉट एट ऑल गुड, तो मैं हमेशा से ऐसे कॉन्फिडेंस ही रहती थी कि मेरा तो आ ही जाएगा, मेरे को उससे तो ज्यादा ही आता होगा, अलग से कुछ ना आता होगा, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो क्या हुआ कि उसकी आई हुई थी 1 साल पहले सप्ली, उस उसका रोल नंबर बिल्कुल लास्ट में शिफ्ट हो गया और जो क्लास टॉपर थी उसका रोल नंबर मेरे साथ आ गया। मैं बैठी इतना रोई, मैं कहा गुरुजी ये तो बहुत बड़ा पंगा हो गया है, आप प्लीज। उनको तो मैं कुछ बोली ही नहीं, मैंने मम्मा को फोन कर दिया, मैं कहा मम्मा यार ये तो पंगा हो गया, मैं क्या करूं, है ना, वो मेरे साथ तो वो लड़की जाएगी। तो गुरुजी ने लिटरली ऐसा मेरेकल किया कि 8 सब्जेक्ट्स में जो मेरे थे 7 सब्जेक्ट्स में वो मेरे साथ गई ही नहीं। कभी कोई रोल नंबर बीच में से निकाल के रैंडम बुला लेते थे, कभी फर्स्ट और लास्ट रोल नंबर को बुला लेते थे, कुछ ना कुछ गुरुजी कराते ही रहे। लास्ट जब मुझे गुरुजी ने लास्ट जो हमारा एग्जाम था उसमें गुरुजी ने मुझे उसके साथ भेजा अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में इस मम्मा ने मुझे बोला तो ये मत सोच वो तेरे साथ जा रही है, तू सोच कि गुरुजी तेरे साथ जा रहे हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जब मेरे साथ वो लास्ट वाइवा देने गई, मैं लिटरली शॉक थी कि मैं
उस एग्जामिनर को सारे के सारे आंसर्स दे रही हूँ एंड शी वाज नॉट एबल टू अटर अ वर्ड। वो बोल ही नहीं पा रही थी कुछ, मतलब समझ ही नहीं लग रहा था कि वो इतनी अच्छी जो स्टूडेंट थी, हमारी एचओडी तक बोल रही थी बट हैपन टू यू, एकदम से आपको आपको तो आता होना चाहिए ये सब, आप क्यों नहीं सुना रहे हो। तो जब मैं बाहर आई तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं पहले गुरुजी पे डाउट कर लेती कि गुरुजी ये क्या हुआ, मैंने गुरुजी को अपनी स्ट्रेंथ बना के सोचा कि आप मेरे साथ जाओगे, मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तो आप अपने आप देखना क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे गुरुजी ने मेरे, जब मेरा रिजल्ट आया फाइनल ईयर का, उसमें ना जब मेरे अभी प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे उससे पहले मेरे को एक ड्रीम आया। उसमें गुरुजी ने मेरे मार्क्स दिखाए थे 960 और मेरी फ्रेंड के दिखाए 1020। तो मैंने उठी, मैंने मम्मा को फोन किया, आधी आती थी, मैं कहा मम्मा गुरुजी ने पास तो करा दिया है लेकिन नंबर परसेंटेज नहीं बननी मेरी इतनी अच्छी। तो मम्मा हंस हंस से मुझे बोले कहते यार हजे प्रैक्टिकल ते मार्क्स नहीं ऐड किए होने सोचा। मैं मैंने कहा ठीक है, मैं भी ऐसे हंसने लगा कि क्या बोली जा रहे हो आप। मैं सो गई। तो जब लिटिल एक्चुअल में रिजल्ट आया तो मैंने अपने से पहले अपनी फ्रेंड का खोल के देखा और उसके एग्जैक्ट वही मार्क्स थे 1020। मैं लिटरली डर गई। और जब मैंने अपने खोले और मेरे थे 1066 मार्क्स, तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे जो थ्योरी पार्ट था वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था और लिटरली प्रैक्टिकल पार्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुजी ने कराया था और वो सारे के सारे मार्क्स वो मेरे नहीं थे। वो मैं कहती गुरुजी मैंने आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ था हर पेपर कि आपने करना है, वो सारे के सारे मार्क्स आपके थे। अगर मैं 1% भी डाउट करती कि मेरे मार्क्स से, तो मेरी फ्रेंड के मुझे सेम दिखे 1020 और मेरे मार्क्स गुरुजी ने अपने आप ही करा दिया, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं इतनी खुश उस टाइम पे कि गुरुजी आपके अलावा तो ये चीज कोई कर ही नहीं सकता, नो वन कैन डू दिस। अभी मैं एक अपना रिसेंट सत्संग शेयर करती हूँ। मेरी मैरिज हुई 2019 नवंबर में। तो वो क्या हुआ था कि गुरुजी ने हम लोग ऐसे बैठे हुए थे रैंडमली, मम्मा को एक रिश्ता आया कि गुड़िया के लिए शादी कराने के लिए, आप कनाडा में लड़का है तो देख लो। तो मम्मा ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर, मतलब हमने अभी नहीं करना, अभी तो बच्चा पढ़ के आया, क्योंकि जून जुलाई में मैं आई थी और नवंबर सितंबर में रिश्ता आ गया था मुझे। तो मम्मा कहते कि अभी हमने नहीं करना, बट वो बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए कि नहीं आपको कर लेना चाहिए, कर ले, अच्छा अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है। तो वो जब बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए तो हमारे घर पे ना हमने हवन रखा हुआ था ऐसे नॉर्मली। तो मम्मा ने मुझसे पूछा, मैं क्या मम्मा इसका डिसीजन सिर्फ गुरुजी ले सकते हैं, और मैं क्या करती हूँ मैं गुरुजी के आगे स्लिप्स डाल देती हूँ। तो इसमें भी एक सेम था, मैंने लड़के की फोटो नहीं देखी, कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ गुरुजी की आगे फोटो रखी हुई थी, उस पे 4 पर्चियां डाल दी, 2 हाँ लिखे थे 2 ना लिखे थे। मैं क्या मम्मा जो आ जाएगा हम उसके ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि अगर कल को लड़का अच्छा नहीं निकलता तब भी मैंने गुरुजी के आगे आके रोना है कि आपने गलत किया। अगर अच्छा निकल जाता तो थैंक यू भी मैंने इनको करना है, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, एंड दिस इज एक्चुअली अ बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, उनके बिना मैं नहीं ले सकती, तो उनके ऊपर ही छोड़ेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि हाँ आ गया, तो मैंने मम्मा को बोला आप हाँ कर दो। मैं अपने अब तो हस्बैंड है, उस टाइम फियांसे था, उसको 14 डेज पहले मिली शादी से, सब कुछ हमारा डन था, रोका ऑनलाइन हुआ, सिर्फ हम 14 दिन पहले मिले। तो मतलब गुरुजी के ऊपर ही था सब कुछ कि उन्होंने कैसे करना है कैसे नहीं करना। एंड लिटरली गुरुजी थ्रू आउट सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने तक मुझे एश्योरेंस देते रहे। कभी कोई मैसेज कर देता था मुझे, या फिर मुझे कोई फेसबुक पे पोस्ट दिख जानी, कुछ भी ऐसे होना, उस पे लिखा होता था ऐसे ही, और मोस्टली मुझे शादी ऐसे कपल ही दिखता था उस टाइम पे, और उस पे लिखा होता था तेरा चंगा वक्त शुरू होने वाला है, डरी ना, ऐसे हमेशा लिखा होना। तो बीच में मेरा भी ऐसे हो गया कि गुरुजी, मतलब अंदर ही हो जाता था कि मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है। फिर मैंने गुरुजी पे, आपने डिसीजन लिया, आप अपने आप देखना, मैं इतनी टेंशन नहीं ले सकती, आप देखो आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो टचवुड की अभी 2 इयर्स हो गए, सम मतलब मेरा बन नहीं रहा प्लान, जैसे मेरी फाइल लगनी थी वही बता रही थी मैं। मेरी फाइल हमने प्लान करा 5 नवंबर को कि हम फाइल लगा देते हैं। और 5 नवंबर को जब मैं और मेरा हस्बैंड मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगे थे, उसमें क्या हुआ कि जो पासपोर्ट था उस पे मेरा प्लेस ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ था। मैं दुराहा में हुई थी लुधियाना के पास, और वहां जलंधर लिखा हुआ था। तो जब हमने चेक कराया तो जो डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है वो जल्दी चेंज नहीं होता, वो बहुत लंबा प्रोसीजर है, प्रोसीजर भी लंबा है और प्लस बहुत पैसे लगते हैं उस चीज को ठीक होने के लिए। और मेरी सिस्टर इन लॉ ने पहले पासपोर्ट ऑफिस में काम किया हुआ था, तो वो मुझे लेके चले गए आरपीओ के पास। तो उसके असिस्टेंट ने बोला कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक हो सकती है क्योंकि आरपीओ के हाथ में है, और आरपीओ ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, और कहते कि पेनल्टी लग सकती है। तो मेरे इन लॉज ने बोला कि वी आर रेडी टू पे, जितना आप बोलोगे हम पेनल्टी पे कर देंगे। लेकिन जब वो पेनल्टी है उस पे पासपोर्ट ऑफिस वालों का और हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसका भी डिसीजन नहीं आया था।
उसके डिसीजन को आने में साल लगता, 1.5 साल 2 साल, कुछ नहीं पता था। उससे पहले कहते हो ही नहीं सकती वो चीज। तो मैं इतना रोई गुरुजी के आगे आके, गुरुजी 2 साल, अब साल तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, 1 1.25 साल शादी के बाद मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो इतना लंबा काम मैं कैसे होगा। तो एक हमने अमृतसर के कोई थे, वहां पे वो एक्टिंग आरपीओ वहां पे काम कर रहे थे। तो किसी ने पता लगा, तो वो उन्होंने बुला लिया वहां पे कि आपका काम हो जाएगा, आप आ जाओ। तो वहां जब मेरा काम, वो पहले तो यहाँ जब हमने पता कराया तो वो दो से मतलब पैसे मांग रही थी कि ऐसा ऐसे होएगा। तो जब हमने अपनी अप्रोच थोड़ी बहुत लगाई, मेन तो गुरुजी ने करवाने वाले थे, तो उन्होंने बोला आपका काम हो जाएगा। और नवंबर की ये बात है, दिसंबर में मेरा बर्थडे आता है। तो मैं गुरुजी के आगे से हाथ जोड़ के बोली, गुरुजी मुझे इस बार कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आप प्लीज मेरा बर्थडे गिफ्ट, मेरा पासपोर्ट मुझे दिलवा दो, सही प्लेस ऑफ बर्थ वाला। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, गुरुजी ने मेरा 15 दिन में पासपोर्ट घर पहुंचाया, और उसपे डेट ऑफ इशू वो मेरा बर्थ डेट है 18/12/2020। मैं गुरुजी के सामने ऐसे थी, क्योंकि सब मुझे गिफ्ट्स दे रहे थे, विशेष दे रहे थे ऑन माय बर्थडे। और उसी दिन मुझे मेरा वो जो मैसेज आता है कि डिस्पैच हो गया आपका पासपोर्ट, उसी दिन आया। और मैं लिटरली इतनी खुश कि गुरुजी, मतलब आप इतनी जल्दी कैसे मतलब सुनते तो है ही, कि इतनी जल्दी, मतलब यू वोंट बिलीव कि वो कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी, कुछ भी। तो एक बार ना उनपे बिल्कुल सरेंडर हो जाओ। और एक मैंने चीजें नोटिस की है फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज का, थोड़े टाइम से, कि जो लोग होते हैं ना, वो वहम में पड़ रहे हैं। वहम एज इफ कि अगर गुरुजी की फोटो टूट जाए तो कोई बोलता है वो खंडित हो जाती है, उनको साइड पे रख दो। क्यों यार, दोबारा फ्रेम लगा के लगाओ। यही तो वहम से गुरुजी निकालते हैं हमें। हमने वापस क्यों जाना है वहमों में। अगर ट्रस्ट करना है तो लोगों के सत्संग सुनो, ये चीजें मत सुनो किसी से भी, कि गुरुजी ये बोलते थे, गुरुजी वो बोलते थे। गुरुजी अगर आपके तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो किसी ना किसी तरीके पहुंचा देंगे। और मोस्टली सत्संग के थ्रू मैसेजेस आते हैं कि गुरुजी का लॉकेट नीचे गिरा, वो खंडित हो गया, साइड पे रख दो। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि दीपाली नीचे गिरा था लॉकेट, मैंने उठा के साइड पे रख दिया, मैंने कहीं से सुना। तो मैंने बोला क्यों, ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, नीचे गिरा, इट्स ओके, वैसे भी तो कोई चीज नीचे गिरी जाती है। तो हमें बिल्कुल ही वहम से बाहर निकलना है। एंड दिस इज अ मेजर रीजन कि मैं गुरुजी के साथ क्यों जुड़ी। क्योंकि बीइंग इन, मैं टीनेजर ऑलमोस्ट थी जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। तो मेन चीज मुझे यही थी कि मैं वहम में नहीं पड़ सकती, मुझ पे कोई रोका टोकी ना करे, तभी मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा गुरुजी के साथ, नहीं तो नहीं। और मुझे कोई चीज बोलता भी है ना, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, गुरुजी को ऐसे मत बोलो, गुरुजी से लड़ो नहीं है। क्यों यार, मैं गुरुजी को गुरु मानती हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने उनको अपना ज्यादा फ्रेंड माना हुआ है। कि मैं एक, जब हम गुरु मानने लग जाते हैं तो हमारे बीच में एक लाइन आ जाती है, लिमिटेशंस होती है कि हम इससे ज्यादा नहीं उनको बोल सकते। तो जब अपने अपना फ्रेंड ही बनाया हुआ है, आप किसी से नहीं कोई बात शेयर कर सकते, आप कर ही गुरुजी के साथ रहे हो वो बातें शेयर, तो क्यों हमें लाइन, क्यों लिमिटेशंस रखनी गुरुजी के साथ। सब कुछ करो, एक दूसरे के साथ करने से ज्यादा बेटर है कि गुरुजी को बताओ। अब मैं फेसबुक पे पोस्ट पढ़ती हूँ कि हमारा कोई, मतलब हमारे किसी रिलेटिव को आईसीयू में चला गया, ठीक है, संगत करेगी, प्रे होता है, लेकिन तुम मेन गुरुजी को डायरेक्ट कनेक्शन से बताओ ना। कि गुरुजी के आगे बैठ के बोलो, मंदिर में सबके सामने क्यों बता रहे हो। क्या आईसीयू में, ठीक है आईसीयू में, या बीमार है तुम्हारा रिलेटिव, हो जाएंगे ठीक, लेकिन तुम गुरुजी को पहले बताओ ना, गुरुजी आप ठीक करो। गुरुजी ने अगर ठीक करना है, तुम्हारे कहने पे ठीक कर देना है। गुरुजी को ये जरूरत नहीं है कि मैन पावर की जरूरत है बहुत ज्यादा, कि 100 लोग बोलेंगे तो गुरुजी ठीक करेंगे, 200 लोग बोलेंगे तो गुरुजी ठीक करेंगे, नहीं। अगर उसने ठीक होना है तो गुरुजी ने ठीक, आपके कहने पे ठीक कर देना है। अगर नहीं ठीक करना तो किसी के कहने पे ठीक नहीं करना। तो इसलिए मेरी, जो मैं आज सत्संग कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि प्लीज डायरेक्ट कनेक्शन बना लो गुरुजी के साथ, तभी कल्याण होगा। नहीं तो इन चीजों में घूमते फिर वापस आ जाओगे उसी जगह पे, डिस्प्ले जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, कि बहुत जगह पे जाके फिर वहीं पे जीरो पे। कोई कोई भी जरूरत इसमें है नहीं कि हम लोग कैसे। जय गुरुजी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग साझा करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।